Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is the part 2 for electrochemistry, 12th standard chemistry, chapter number 3, electrode potential and EMF of galvanic cell. Galvanic cell का हमने लास्ट वीडियो में देखा था. अब इस galvanic cell के बारे में जो दो है मोस्टली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और EMF, इन दोनों वर्ड्स के बारे में आज हम देखेंगे क्या डिफरेंस इन दोनों में. तो भाई जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेटअप होता है किसके बीच में, मेटल और उसके आयंस के बीच में, जब भाई हम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मतलब सपोज मैंने जिंक का रॉड लिया और उसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया तो नेचुरली आपका जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रोड आ गया और उसका जो आयंस है नेचुरली जिंक सल्फेट में Zn+2 और SO4-2 हो गए आयंस. तो जिंक और Zn+2 इन दोनों में मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डिफरेंस बना किसके बीच में, मेटल जिंक और उसके आयंस Zn+2 में, इन दोनों में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे. और जो टेंडेंसी होती है किसी भी इलेक्ट्रोड की, देखिए, टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. व्हाट इज मीनिंग बाय ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, बराबर है, उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनेगा उसका. जैसे यहाँ पे Zn जिंक है, metal always lost electron and they becomes +2 ions, right? Means उसका oxidation state 0 से +2 होगा, increase in oxidation state, right? और जो लॉस करेगा उसका जो पोटेंशियल आएगा उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे. एंड द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल. और जो इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन की होती है, कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और उससे उनके ऊपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिड्यूस हो जाता है और उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल. जैसे कॉपर +2 आयंस है एक्वा सॉल्यूशन में, कॉपर +2 आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, नेचुरली +2 और -2 दोनों बैलेंस हो जाएंगे और यहाँ पे कॉपर आपका सॉलिड मिलेगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. तो इससे जो पोटेंशियल होगा उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे. मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तब उसका जो पोटेंशियल होता है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं. और जब भी कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब उसमें जो पोटेंशियल होता है उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं. दोनों के एग्जाम्पल दिए हैं. तो अब द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स of the two electrodes constituting an electrochemical cell is known as EMF. चलो भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में तो मैंने आपको ऊपर बता दिया क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है आपका, वो आपका एक तरह से जब भी कोई इलेक्ट्रोड उसके आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं. वो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन करके बनता है तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं. और अगर कोई इलेक्ट्रोड उसको इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं. अब ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में. अब ईएमएफ क्या होता है? तो जब भी कोई इलेक्ट्रोड जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का दो इलेक्ट्रोड के बीच में, जैसे दो इलेक्ट्रोड है, राइट, उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, राइट, उससे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर हम बोलेंगे EMF या सेल पोटेंशियल. सो द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहा है, राइट, उस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF या सेल पोटेंशियल, राइट. वो हमेशा वोल्ट में एक्सप्रेस होता है. सो EMF इज इक्वल टू व्हाट? इट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड.
नेचुरली भाई जो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, राइट, हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा है कि वहाँ पे कैथोड होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो देख लीजिए यहाँ पे दिस वन इज हियर ई, सो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। और आप इसको और तरीके से लिख सकते हो, कैथोड राइट हैंड साइड पे है और एनोड साइड पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट। सो इस तरह से हम ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दोनों के बारे में पता करें। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है मेटल और उसके आयंस के बीच में, तो उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन जब दो मेटल के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तब उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ बोला जाता है। मतलब मेटल और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दो मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे ईएमएफ, या फिर आप बोलेंगे सेल पोटेंशियल। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट, तो एक तरह से आपका हो गया, थोड़ा सा उसके आगे के पार्ट में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। तो ईएमएफ जो होता है एक तरह से अगर शॉर्ट में देखना है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। मतलब ईएमएफ अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर देखा जाए तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो भी पोटेंशियल होगा डिफरेंस होगा, कब? जब कोई करंट उनमें से पास नहीं हो रहा है सर्किट में से, जो दो इलेक्ट्रोड है उसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तब उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा या रहेगा उसको ईएमएफ बोलते हैं। और जबकि पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन द सेल इज सेंडिंग करंट थ्रू द सर्किट। जबकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हमने देखा जब करंट उनके बीच में पोटेंशियल होता है तब उनके बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है तब उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब करंट नहीं होगा, जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में होगा वो ईएमएफ, और जब करंट आप पास करोगे तब उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। तो इस तरह से आपका ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया। अब हमें एक थोड़ा सा एक केस स्टडी है, मतलब बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ज़रूरी भी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SE आपका जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बारे में देखेंगे। उसके में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का भी हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज मीनिंग बाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? It is not possible to determine the absolute electrode potential of an electrode. So this difficulty can be solved by taking one electrode as a reference electrode and fixing potential of it as a 0, and for this hydrogen electrode accept as reference electrode, जिसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। भाई क्यों ज़रूरत है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की? बहुत ज़रूरियत है। इसका रीज़न है, हम कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालते हैं तो वो कभी भी एब्सोल्यूट मतलब उसकी पोटेंशियल नहीं निकलेगी। सपोज मैंने किसी एक इलेक्ट्रोड लिया और उसका मुझे जिंक रॉड लिया और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया, अब मुझे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। कभी भी हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम इसके लिए उसके कंपेयरिंग में दूसरा वाला चाहिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तभी इन दोनों के बीच में जो प्रोड्यूस होगा डिफरेंस, उससे हमें उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना आसान होगा। तो इसीलिए जब भी हमें किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है तब हम उस इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसको स्टैंडर्ड जिसको हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड तरीके से लेंगे और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 तरीके से लिया जाएगा। फिर बाद में उसको एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड तरीके से लेके जिस इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उन दोनों की फिर बाद में कंपेयरिंग करके या डिफरेंस निकाल के हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल होता है जो लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी इलेक्ट्रोड का
एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रोड को हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 तरीके से एक रेफरेंस लेके बाद में इन दोनों को कनेक्ट करके हम जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उस इलेक्ट्रोड का निकाल सकते हैं। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसको SHE तरीके से बोला जाता है। बहुत बार इसका बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है, तो चलो भाई थोड़ा सा इसका डिटेल में स्टडी करते हैं। क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका दूसरा नाम है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE या SHE। तो इसका कंस्ट्रक्शन भी दिया है, उसका वर्किंग भी दिया है, हम थोड़ा सा उसको डिटेल में देखेंगे। आप डायग्राम देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट एक प्लैटिनम वायर होती है, दिख रही है आपको, ये प्लैटिनम वायर है, दिख रही है आपको, लंबी वाली दिख रही है। और जो सील होती है एक ग्लास ट्यूब के अंदर, देखिए एक ग्लास ट्यूब है, उस ग्लास ट्यूब के अंदर एक प्लैटिनम की वायर है और उसको एक प्लैटिनम की आप फॉइल दिख रहे हैं वहाँ पे भी एट द बॉटम अटैच है। वन लॉन्ग प्लैटिनम wire is there and it is sealed in a one glass tube, and at the bottom there is a platinum foil which is coated with the platinum black। उसको एकदम फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ब्लैक है, उससे उसको कोटिंग किया है, उसको सील की गई है और प्लैटिनम की वायर बराबर, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो आपकी प्लैटिनम की फॉइल है जिसको कोटिंग किया है फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम को, राइट, जो एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड तरीके से काम करेंगी और इसको एक डिप किया गया है इसके अंदर, जो 1 मोलरिटी का आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 1 HCl, जो इलेक्ट्रोलाइट तरीके से काम करेगा। तो देख लीजिए एक आपकी ग्लास ट्यूब है, उस ग्लास ट्यूब के अंदर एक प्लैटिनम वायर है, जो प्लैटिनम वायर को आपको यहाँ पे नीचे एट द बॉटम में एक प्लैटिनम फॉइल है जो सील की गई है और उसको एक ब्लैक फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम का कोटिंग किया गया है और उसको डिप किया गया है 1 मोलरिटी HCl सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड तरीके से काम करेगी। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, उसका वर्किंग कैसे होता है, वर्किंग के बारे में देखें। तो देख लीजिए वर्किंग में बहुत ईजी है। प्योर हाइड्रोजन गैस जो 1 atm प्रेशर या 1 बार प्रेशर पे कॉन्स्टेंटली बबल होता है सॉल्यूशन में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 298, द फॉइल सरफेस एक्ट एज अ साइट ऑफ रिएक्शन। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप डायग्राम में देखते हो तो आपको पता चल जाता है। जहाँ पे 1 मोलरिटी का HCl सॉल्यूशन है, तो आप देख लो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आप देख लीजिए प्योर हाइड्रोजन गैस जो 1 atm प्रेशर पे आपका बबल होता है इनटू द सॉल्यूशन, राइट, सॉल्यूशन में बबल हो रहा है कितने इस पे 1 atm प्रेशर पे और टेम्परेचर है 298 केल्विन पे। तो फॉइल जो सरफेस है, ये फॉइल का सरफेस दिख रहा है जो यहाँ पे साइट ऑफ रिएक्शन तरीके से काम करती है। कैसे, जैसे H2 गैस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो यहाँ पे 2H+ आयन यहाँ पे आपके निकल रहे हैं, राइट, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, मीन्स SHE एनोड तरीके से काम करेगा। आपको पता ही है यहाँ पे देयर इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट द एनोड, तो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका एनोड तरीके से काम करेगा। जहाँ पे H2 गैस अंदर जाता है तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और 2 हाइड्रोजन आयंस इसमें से आएंगे, मीन्स इस तरह से उसका वर्किंग होगा। और वर्किंग होने के बाद आप देख लीजिए किस तरह से होता है आगे की प्रोसीजर, तो बिल्कुल सिंपल दी है। जैसे यहाँ पे आपका SHE अगर एनोड तरीके से है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर SHE आपका कैथोड तरीके से काम करता है तो आपको पता है कैथोड पे आपका रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो दो H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकलेगा। मतलब यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड तरीके से काम कर रहा है या कैथोड तरीके से काम कर रहा है, उसके ऊपर रिएक्शन डिपेंड है। तो वो जो फॉइल आपकी प्लैटिनम फॉइल दी है उसके ऊपर जो रिएक्शन साइट तरीके से काम कर रही है, तो वहाँ पे अगर SHE एनोड तरीके से काम कर रहा है तो वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर SHE आपका कैथोड तरीके से काम कर रहा है तो वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और हाइड्रोजन गैस बबल होगा। और हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE का 0 होता है।
द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए मेटल इलेक्ट्रोड एज डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू SHE इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिस इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड का, जब हम उसको विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयरिंग करके कर रहे हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। और E नॉट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ रिडक्शन रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमेशा रिडक्शन के साथ एसोसिएट होता है। इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ रिडक्शन रिएक्शन, और O भी होता है इलेक्ट्रोड्स पे, राइट। तो A हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में 3-4 चीज़ें आप थोड़ी सी रिवाइज कर लीजिए कि क्या होता है इसमें। हमें आपने देखा अभी डायग्राम में ही कि भाई एक आपका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में देखा जाए तो भाई इसके अंदर एक प्लेटिनम की वायर होती है जो सील होती है आपके ग्लास ट्यूब के अंदर, और एट द बॉटम में आप देख लीजिए वो एक फॉइल से अटैच होती है, प्लेटिनम फॉइल, जिसको कोटिंग किया गया है फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम ब्लैक से, राइट, जो एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तरीके से काम करेगी। और उसको डिप किया गया है 1 मोलरिटी के HCl सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट तरीके से काम करेगा। अब इसका वर्किंग में अगर आपका SHE एनोड तरीके से काम कर रहा है तो नेचुरली हाइड्रोजन गैस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और 2 H+ आयन इसमें आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आप देखोगे कि हाइड्रोजन गैस जो है 1 atm प्रेशर पे बबल होता है सॉल्यूशन में, और कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है 298, राइट। इस तरह से आपको यहाँ पे हाइड्रोजन के बबल्स आएंगे। आपके हाइड्रोजन के बबल्स किस तरह से हैं, अगर आपका O कैथोड तरीके से काम कर रहा है या एनोड तरीके से काम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे आपका कैथोड तरीके से काम कर रहा है तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा H+ और H2 गैस वहाँ से बबल हो गए, और उसका पोटेंशियल हमेशा 0 लिया जाता है। जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल ढूंढना है उसको हम रिस्पेक्ट टू SHE उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। तो चलो भाई किस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं, हाउ टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड जिंक+ आयन के लिए, तो देख लीजिए। जैसे मुझे अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, एन इलेक्ट्रोड हैविंग जिंक रॉड इन 1 मोलरिटी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, किसके कंपेयरिंग में, विथ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपेयरिंग में अगर मुझे निकालना है तो कैसे करेंगे हम। तो बिल्कुल सिंपल है, हियर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे जिंक से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे, तो जिंक एनोड तरीके से काम करेगा जबकि SHE कैथोड तरीके से काम करेगा। तो आप रिप्रेजेंट करते वक्त आपको पता ही है, एनोड वाला लेफ्ट हैंड साइड में होता है, कैथोड वाला आपका राइट हैंड साइड में होता है। तो जिंक एक वर्टिकल लाइन सॉल्यूशन सॉल्ट ब्रिज, फिर हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो उसका देख लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन, फिर एक लाइन और एक आपका हाइड्रोजन गैस 1 atm प्लेटिनम हो गया ये रिप्रेजेंटेशन। अब इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, EMF इज इक्वल टू E सेल नॉड माइनस इज इक्वल टू E नॉड R माइनस E नॉड L। राइट हैंड साइड वाला कैथोड वाला देंगे और ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब आपका जिंक वाला लेंगे एनोड साइड वाला। तो आपको पता है ये 0 है, इसका निकालना है हमें, और सेल का दिया ही है 0.76, माइनस साइन इस साइड आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक एंड जिंक आयन होगा -0.76 वोल्ट। इस तरह से हमने आपका निकाल लिया जिंक का, किसके कंपेयरिंग में, SHE के। उसी तरह से हम आपका कैथोड का भी कॉपर का भी निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए कॉपर का कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 कॉपर आयन। An electrode consisting copper rod in 1 molarity copper sulfate combined with SHE। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके अंदर कॉपर रॉड है जो डीप है 1 मोलरिटी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, किसके कंपेयरिंग में, विथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की ग्रेटर टेंडेंसी है टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, किसके कंपेयरिंग में, कॉपर के कंपेयरिंग में। इसलिए SHE आपका यहाँ पे एनोड तरीके से काम करेगा और कॉपर आपका एक्ट करेगा कैथोड। तो हाइड्रोजन का ज़्यादा टेंडेंसी है टू लॉस इलेक्ट्रॉन, सो हाइड्रोजन एक्ट्स एज ए यू नो दैट वन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उसको हम बोलते हैं
दैट वन इज यू फाइंड दैट कैथोड एनोड, और जबकि कॉपर की टेंडेंसी कम है इसलिए वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और वो कैथोड पे आपका वहाँ पे रिडक्शन होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे यू फाइंड दैट सेल कैसे रिप्रेजेंट करेगा। आपने देखा हाइड्रोजन गैस आपका यहाँ पे लॉस इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इट्स एक्ट्स एज ए ऑक्सीडेशन के लिए एनोड, जो हम आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं प्लेटिनम H2 एक सिंपल सिंगल लाइन वर्टिकल, फिर उसका सॉल्यूशन सॉल्ट ब्रिज, फिर कॉपर आयन का जो सॉल्यूशन और सिंगल वर्टिकल लाइन, फिर कॉपर। तो ए राइट हैंड साइड का आएगा, ए लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में कॉपर का है, देख लीजिए ए लेफ्ट हैंड साइड और ए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कॉपर है और लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और आपको पता ही हाइड्रोजन का 0 है, तो ई नॉट सेल इसका 0.34 आया है। तो इसका मतलब ई नॉट कॉपर का कॉपर सॉल्ट के अंदर आएगा 0.34। आपने देखा लास्ट वाला जिंक का निगेटिव था जबकि कॉपर का पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक नोट डी है कि दस इन केस ऑफ यू फाइंड दैट, जहाँ पे आप देखिए कि कॉपर में इन केस ऑफ कॉपर, एक कॉपर है जहाँ पे रिडक्शन ऑकर्स विथ रिस्पेक्ट टू SHE। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन की ज़्यादा टेंडेंसी है टू लॉस करने की इलेक्ट्रॉन की, मतलब हमने कॉपर के केस में देखा कि SHE जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था और कॉपर पे रिडक्शन हुआ था, राइट। इसीलिए उसका पोटेंशियल आपका पॉजिटिव आया। जबकि इन केस ऑफ जिंक में हमने देखा तो जिंक की टेंडेंसी ज़्यादा थी, राइट, टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, राइट। इसीलिए दिस जिंक हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू ऑकर ऑक्सीडेशन में विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड, इसलिए उसका निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल था। जबकि कॉपर के केस में हमने देखा कि SHE की ज़्यादा टेंडेंसी है टू लॉस इलेक्ट्रॉन, उसमें ऑक्सीडेशन होगा और उसका रिडक्शन होगा, इसलिए उसकी पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन जिंक के केस में जिंक की ज़्यादा टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन की थी, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन में हमेशा जो भी वैल्यू आएगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेते वक्त क्या आएगी, निगेटिव आएगी। इसीलिए जिंक में निगेटिव आया है जबकि कॉपर में वो पॉजिटिव आया है। एंड दिस वन अगेन लास्ट यहाँ पे इस वीडियो का एक टॉपिक ले रही हूँ मैं कि जो EMF आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ थी उसका कुछ एप्लीकेशंस है। भाई हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो ली उस सीरीज़ में क्या इसका एप्लीकेशन है। तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो सब्सटेंस होते हैं वो अरेंज होते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मीन्स डिक्रीजिंग टेंडेंसी फॉर रिडक्शन। अगर आप EMF सीरीज देखते हो तो EMF सीरीज में आपको दिखेगा कि जो EMF सीरीज होती है उसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स, जैसे एक सीरीज में आप देखते हो कि अरेंजमेंट होती है, उस अरेंजमेंट में आपको पता चलेगा। अगर मैं इस सीरीज को आपको टेक्स्ट बुक से दिखाती हूँ आपको पता चलेगा कि जो अरेंजमेंट की जाती है आपकी रिडक्शन पोटेंशियल की, इट इज़ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन। अगर आप सीरीज देखते हो तो देखो आप ए देखिए, आपकी ए टेक्स्ट बुक में दिखाया उन्होंने, ये जो अरेंजमेंट की गई है दिख रही है आपको, दीज आर ऑल द यू फाइंड दैट वन, इस सब ऑर्डर आपकी जो अरेंजमेंट है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सब्सटेंसेस अरेंज किए गए हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब उनकी जो रिडक्शन करने की क्षमता है ऊपर से नीचे जाके और कम हो रही, डिक्रीजिंग टेंडेंसी हो रही है। जो एलिमेंट्स आपके टॉप में है टेबल में उनकी मैक्सिमम टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस, सो दे विल बी एक्ट्स एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो टॉप में आपको दिख रहे ऊपर वाले जितने भी हैं उनकी बहुत अच्छी टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, सो दे आर अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता ही होगा 10th स्टैंडर्ड में भी पता था, जिनकी अच्छी टेंडेंसी होती है टू गेट रिड्यूस दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रेडॉक्स रिएक्शन में हमने पढ़ा था। सो ऊपर वाले टॉप एलिमेंट्स दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि वाइल द एलिमेंट्स एट द बॉटम they are having lower tendency to get reduced, so they will be act good reducing agent। मतलब आपकी EMF सीरीज में जितने भी टॉप वाले हैं वो सब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, और जबकि नीचे वाले जिनकी क्षमता बहुत कम है टू रिड्यूस
वो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब यहाँ पे आगे आता है एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन, जो फ्लोरीन है स्टैंडर्ड इज द हाईएस्ट। अगर आप देखते हो तो 2.87 वैल्यू है वोल्ट, 2.87 फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट है। आप देख लीजिए, अगर आप में देख रहे हो तो सबसे हाईएस्ट है 2.87 फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू है। सो इट हैज़, फ्लोरीन की मैक्सिमम टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस, किसमें, टू F माइनस। रिडक्शन होना मतलब आपको पता ही है, राइट, टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब F2 गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और F माइनस बनेगा। सो F2 गैस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने बोला था जो टॉप वाले हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि F माइनस जो होता है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। तो इस तरह से दोनों चीज़ें आप इसमें बोल सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि जैसे टॉप वाला F2 जो है इट हैव अ गुड टेंडेंसी, देखो रिड्यूस होने की, मीन्स इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एंड यू फाइंड दैट देयर आर 2 F माइनस। तो F2 ने आपने आपको क्या किया, रिडक्शन किया, सो इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि ये जो F माइनस है इट इज़ अ वीकेस्ट, ये सबसे वीकेस्ट आपका क्या है, इट इज़ अ वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूस होने का इसका सबसे वीकेस्ट, मतलब बहुत लोअर रेट है उसका एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तरीके से। अब लिथियम की बात आएगी। लिथियम आपको दिख रहा होगा, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हो तो सबसे बॉटम लास्ट लिथियम लास्ट में दिख रहा है आपको। तो लिथियम जो है आपका सबसे नीचे है, इट हैव लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आप देखो -3.05 है, -3.05 वोल्ट, इतना कम है। सो इसका लोएस्ट है, तो लिथियम हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। तो नेचुरली भाई उसका लोएस्ट है तो उसकी ऑक्सीडाइज होने की ही ज़्यादा क्षमता आएगी, इसीलिए लिथियम मेटल इज़ मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू बहुत लो है तो नेचुरली वो ऑक्सीडाइज ही होगा, राइट। रिड्यूस होने की क्षमता बहुत कम है उसकी, तो इट इज़ अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि लिथियम आयन जो है वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके एक्वस सॉल्यूशन। तो भाई लिथियम जो है इट गेट ऑक्सीडाइज। तो देखिए आप, लिथियम +1 और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए लिथियम इज़ अ गुड और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि लिथियम प्लस जो आयन है, दिस लिथियम प्लस आयन यू फाइंड दैट इट हैव वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ए वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि ए वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि ए वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह का आपका एप्लीकेशन ईएमएफ सीरीज़ का इस टॉपिक में दिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में नोट्स, इक्वेशंस और उसके एप्लीकेशंस उसके बारे में स्टडी करेंगे। आशा करती हूँ आपको आज मैंने जो भी पढ़ाया उसका आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Thank you for watching my videos. Please subscribe my channel and share to maximum students and friends. Thank you.